Hello everyone. I have already uploaded videos on MP Side paper 1 and today we will discuss an important topic of paper 2 that is physical science और इसमें हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे साथ में जो कि प्रीवियस ईयर एमपी सेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इफ़ यू लुक एट द एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर क्वाइट कॉमन। आप देखोगे कि कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हो, चाहे आपकी क्वांटम मैकेनिक्स हो, सभी में एंगुलर मोमेंटम से आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस को कवर करता है और देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आपके एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए एंगुलर मोमेंटम में आप क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे तो वहाँ से भी इसका संबंध है एंगुलर मोमेंटम का, वहाँ से भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में यदि हम मोमेंटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, स्टर्न एक्सपेरिमेंट आपका देखते हैं, तो वहाँ से भी एंगुलर मोमेंटम का सीधा सीधा रिलेशन है। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में तो एंगुलर मोमेंटम से ढेर सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा सेक्शन है जो लगभग हर पेपर में, एमपी सेट के फिजिकल साइंसेस के पेपर में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस उसमें जरूर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और 2022 के पेपर में आप देखिए तो लगभग 4 प्रश्न इस सेक्शन से आए थे। हम थोड़ा सा पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2017 का पहले देखते हैं। 2017 का क्लासिकल मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन आया था और उसमें ये कहा गया था कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ प्लेन इन द फील्ड ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r कैप के r cos theta where k is a constant and r cap is the radial unit vector, then the angular momentum of the particle about its origin will be। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, सेंट्रल फोर्स फील्ड से संबंधित था और इसका आंसर बी कंजर्व्ड आता। अब वो कैसे आता, अभी हम जब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद में आप देखिए इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो अभी अपन करेंगे। पहले क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आपका सेंट्रल फोर्स फील्ड से संबंधित था, सेंट्रल फोर्स फील्ड से, और इसके अंतर्गत जो एंगुलर मोमेंटम है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 2017 के एग्जाम में आपको देखने को मिला, जो पॉइजन ब्रैकेट से संबंधित था क्लासिकल मैकेनिक्स में। यदि आप देखोगे तो पॉइजन ब्रैकेट जो है यूनिट 2 आपकी उसमें आपको देखने को मिलेगा और इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ पॉइजन ब्रैकेट आई एल एक्स एक्स इज द वेनिसिंग पॉइजन ब्रैकेट देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर फॉल्स फॉर पॉइजन ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या आता, इसके देखिए स्टेटमेंट दिए थे और इसमें आपको बताना था कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो इसका आंसर केवल ओनली 1 होगा और आपको इसके लिए तो आप साइक्लिक फॉर्म यदि याद रखते हैं तो बड़ा इजी पड़ेगा आपको। जैसे एल निकालना है तो एल बराबर होता है माइनस ऑफ एल वाई एल जेड, यहाँ पर आता एक्स वाई जेड। ये जो साइक्लिक ऑर्डर है ये चलता रहेगा, एक्स के बाद वाई आएगा फिर जेड आएगा, जेड एक्स वाई इसी पैटर्न में आपका चलेगा। यदि ये पैटर्न बदलता है तो फिर माइनस का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो पॉइजन ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आया हुआ था एग्जाम में। इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 2017 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। 2017 का जो एमपी साइड का फिजिकल साइंसेस का पेपर है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी क्वांटम मैकेनिक्स से आया। क्वेश्चन नंबर 62 था 2017 के सेट ए पेपर का। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर ओनली 3 आ रहा था। इसमें स्टर्न गर्ल एक्सपेरिमेंट जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जो एमपी सेट फिजिकल साइंसेस का की यूनिट जो 4 है वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है और उसी में ये स्टर्न गर्ल्स एक्सपेरिमेंट जो है वो भी है। फिर आप देखिए ये 2022 का पेपर है, 2022 का पेपर है और इसमें भी आपका जो है एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन बना है और ये एंगुलर मोमेंटम आपका क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है इसमें जो है आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। फिर इसके बाद में 84 नंबर का क्वेश्चन 2022 के ही एग्जाम में पूछा गया, ये भी एंगुलर मोमेंटम से संबंधित था, जहां पर आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरीके से के कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इसमें सबसे कॉमन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
और उसके बाद में आपका आता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखोगे LX, LY और LZ का जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं निकल करके, तो इनमें से आपको यही बताना था कि कौन सा इसमें से जो रिलेशन है वो एकदम करेक्ट है। और एल कैप स्क्वायर जो निकलता है तो ये भी काफ़ी लेंदी होता है इसमें, इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैसे निकालना है इसके लिए, तो लगभग आप जब निकालने बैठोगे ना तो 3-3, 4-4 पेज में एक कोऑर्डिनेट आपका निकलेगा। तो ये सब डेरिवेशन का पार्ट है, आपको तो केवल आखिरी की वैल्यू याद रखनी है कि LX, LY और LZ का मान क्या होगा। तो ये एक क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा आप देखिए, अभी इसको हमने डिस्कस किया कि क्लासिकल मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स फील्ड से आपका एक क्वेश्चन बना था कि अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ प्लेन इन द फील्ड ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर कैप के आर कॉस थीटा, वेयर k टेंड्स टू कांस्टेंट एंड r इज रेडियल यूनिट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स ओरिजिन विल बी। तो ये क्वेश्चन आपका बना था और इसका आंसर क्या आ रहा था, आंसर बी, कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो मैंने आपको वही डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम में क्लासिकल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी यूनिट 2 है। इसके अलावा जो है क्वांटम मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी यूनिट 4 है। और एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपकी यूनिट जो है, इसमें आप देखोगे परमाणु और एटॉमिक जो भौतिकी है, ये आपकी यूनिट नंबर जो 7 है उससे संबंधित है ये, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये आपकी यूनिट नंबर 9 है, तो यूनिट नंबर 9 है। और यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, MP सेट के एग्जाम के लिए 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और इसको हम कंप्लीट कराने के लिए हो सकता है कि हमें 2 वीडियोस लगें, क्योंकि यदि आपके 3 से 4 नंबर यदि यहाँ से आ रहे हैं तो 2 वीडियोस 30-30 मिनट की यदि बनेगी तो आपको सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। और अपन बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे ताकि आपको जो है कोई भी समस्या ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और इसमें यदि आप देखोगे क्लासिकल मैकेनिक्स से जो आपका क्वेश्चन बना है, जिसमें आपका सेंट्रल फोर्स फील्ड से संबंधित क्वेश्चन आया है, एंगुलर मोमेंटम से संबंधित, तो इसमें आपको सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है उसमें किसी भी बॉडी का मोशन कैसा होता है। तो इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ट्रांसलेशनल मोशन आपकी क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन क्या होती है। जो आपकी ट्रांसलेशनल मोशन है, जब कोई वस्तु जो है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक प्लेन में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के जो भी पॉइंट्स हैं वो समान दूरी तय करते हैं और सभी बिंदु जो है वो समान दूरी तय करेंगे। तो इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण गति या ट्रांसलेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपको यह ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से एक्सेस होकर के नहीं जाएगा, बल्कि एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां पर रहेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन आपका जो है उस ऑब्जेक्ट के बाहर रहेगा, कहीं किसी स्थान पर। जैसे यदि हम कहें कि जो पृथ्वी की गति है किसके परितः, सूर्य के परितः। यदि हम यहां पर मान लें कि सेंटर में क्या है, सूर्य है और पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर है, तो ये पृथ्वी की जो गति है सूर्य के परितः चारों ओर जो गति करती है पृथ्वी 365 दिन में जो कंप्लीट करती है, उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। और जो तीसरी गति का प्रकार है उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। घूर्णन गति में आप देखोगे तो वस्तु अपने अंदर से होकर जाने वाले अक्ष के परितः गति करती है। तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से होकर के जाता है। जैसे हम एक लट्टू की गति की बात करें तो इसमें जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो इसके अंदर से होकर के जाएगा। जब आप दरवाजे की गति की बात करते हो तो दरवाजा जो है एक कब्जे से जुड़ा रहता है, और जब आप इसका हैंडल दरवाजे का पकड़ करके इसको फोर्स लगाते हो तो ये जो दरवाजा रोटेट करता है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो कब्जे से होकर के जाता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर से होकर के जाता है। तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण होगा, ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा। तो ये चीज आपको समझनी है यहां पर, ठीक है। अब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा, है ना, आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे होगी, है ना, इन परिभाषाओं को भी आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है यहाँ पर। जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि एक प्लेन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है और उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट भी समान दूरी तय करते हैं,
तो उस गति को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरीय गति। और स्थानांतरीय गति में जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी को प्राप्त करता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? ये विस्थापन की दर होती है। तो v वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ds बाय dt, है ना, कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई वस्तु जो है कितनी दूरी तय करती है, उसी को हम कहते हैं उसकी लीनियर वेलोसिटी। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वेलोसिटी को सिंपली हम v से डिनोट करते हैं। यदि हम एंगुलर मोशन की बात करें, है ना, यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर एंगल आपका बनाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी प्राप्त करता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। यहां पर कैसा डिस्प्लेसमेंट था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको पता है कि वेलोसिटी को यदि मास के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संवेग। यदि ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है तो उसको हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे, है ना। तो किसी वस्तु में कितनी ताकत है ये बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप ट्रांसलेशनल मोशन में बात कर रहे हो तो उसको हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। और इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? P से डिनोट किया जाएगा। P इज इक्वल टू कितना होता है? m क्रॉस v। लेकिन यदि हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो रोटेशनल मोशन में जो आपका कोणीय संवेग होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं, और इसके कई सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं। जैसे L को यदि हम सदिश और अदिश के रूप में लिखें तो ये r क्रॉस p के रूप में डिनोट किया जाता है, सदिश फॉर्म है इसका। और यदि हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में लिखें तो इसको हम डिनोट करते हैं L बराबर I इंटू ओमेगा से। तो सबसे पहले हम कोणीय संवेग को ही समझ लेते हैं। कोणीय संवेग क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि यदि ट्रांसलेशनल मोशन है तो वहां पर हम मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम कहेंगे, है ना। और वो कैसे निकाला जाएगा? वो निकलेगा P बराबर m इंटू वी से। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने अंदर से होकर जाने वाले अक्ष के परितः गति कर रही है या कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जो मोमेंटम जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसकी घूमने की ताकत है। एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट के घूमने की ताकत ही क्या कहलाएगी? उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। यदि हम रेखीय रूप में इसको दर्शाएं तो ये L बराबर क्या होगा? R क्रॉस P होगा। यदि हम इसको रोटेशनल फॉर्म में दर्शाएं तो हम इसको क्या कहेंगे? L बराबर I इंटू ओमेगा। अब जो लीनियर मोमेंटम है उसका भी कंजर्वेशन का रूल आपको ध्यान में रखना है, और जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन का रूल भी आपको ध्यान में रखना है। जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके कंजर्वेशन के लिए आपने पढ़ा होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो इलास्टिक कोलिजन में जो एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी लीनियर मोमेंटम है, वो कैसा रहता है? कंजर्वेशन उसका होता है। और वहीं पर आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसके कंजर्वेशन लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको यही समझना है कि जो लीनियर मोमेंटम है ये रिलेट करता है स्ट्रेट लाइन मोशन को, जबकि एंगुलर मोमेंटम जो रिलेट करता है वो ऑब्जेक्ट जो कि रोटेशन में है उसके लिए जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। यदि बाहरी बल या बाहरी फोर्स आपका नहीं लग रहा है, उसका मान क्या है? 0 है, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। अब आपको ये समझना है कि जो बाहरी बल है वो क्या है। जैसे आप देखते हो ना कि जो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। तो आप देखते हो कि dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ये आपका न्यूटन का जो गति का द्वितीय नियम है वो कहता है। यहाँ पर p क्या है? यहाँ पर ये p लीनियर मोमेंटम है और f क्या है? आपका फोर्स है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, तब तक उसके लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि फोर्स की वैल्यू 0 है तो जो लीनियर मोमेंटम है dp बाई dt वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यहाँ से क्या होगा? p जो है वो आपका एक वैल्यू निकलेगी जो कैसी होगी? आपकी कांस्टेंट होगी।
सेम चीज यदि हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम में जो आपका फोर्स लगता है उस फोर्स को अपन सिंपली फोर्स ना कह करके क्या कहते हैं, टॉर्क कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो रोटेशनल मोशन में लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण का मान यदि कितना है, जीरो है, टाउ एक्सटर्नल बराबर क्या है, जीरो है, तो आपका जो लीनियर मोमेंट, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी जीरो के बराबर। यहां से एल क्या निकलेगा, एल बराबर आपका निकलेगा कांस्टेंट। और एल कांस्टेंट निकलने का मतलब क्या है, यदि हम एल को आई ओमेगा से डिनोट करते हैं रोटेशनल फॉर्म में, तो यहां से क्या निकलेगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। That means according to the law of conservation, angular momentum remains constant if no external torque is applied. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो स्पिनिंग स्केटर होता है वो फास्टर रोटेट करता है व्हेन दे पुल देयर आर्म्स क्लोज टू देयर बॉडी। जब स्केटर अपने जो आर्म्स है उसको अपनी बॉडी के क्लोज में लेकर के आता है तो बहुत तेजी से रोटेट करता है, और यदि अपने आर्म्स को दूर ले जाए तो जो रोटेशन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं तो वहां पर हम हमारा जो वर्क होता है ना, वो कैसे निकलता है, वर्क बराबर निकलता है एफ इंटू डी कॉस्ट ऑफ थीटा, है ना। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जब आप इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, और वस्तु भी इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इससे आप देखते हो कि दो घटक बनते हैं। एक घटक जो होता है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा, और एक घटक होता है साइन थीटा। कॉस थीटा जो है वो क्षैतिज घटक कहलाता है, साइन थीटा जो है आपका ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, आपका फोर्स की दिशा होगी। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्य होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी कॉस थीटा। तो ये तो सिंपली आपका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। ट्रांसलेशनल मोशन में जो आपका फोर्स लगता है वो हमेशा काम तभी होगा जब आप क्षैतिज दिशा में आप बल लगाएंगे। लेकिन इसके उलट यदि हम एंगुलर मोशन की बात करें, यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करें, तो रोटेशनल मोशन में ये जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझें, जैसे ये दरवाजा है, तो दरवाजे में यदि आप दरवाजे में बिल्कुल सीधे सीधे आप बल लगाओगे तो इस बल के कारण ये दरवाजा रोटेट नहीं करेगा। मतलब कि जब यहां पर क्या है, कॉस थीटा घटक क्या होगा, आपका जीरो होगा। कॉस थीटा घटक क्या होगा, आपका जीरो होगा। बट यदि आप इसके परपेंडिकुलर, यदि आप इसके परपेंडिकुलर आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब साइन थीटा ही यहाँ पर क्या रहेगा, एक मेन घटक रहेगा। तो जब आप इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तभी जाकर के ये टॉर्क की वजह से ये दरवाजा क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका किस एंगल पर आपको मिलेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री एंगल पर। और आपको लेस टॉर्क किस एंगल पर मिलेगा, है ना, लेस टॉर्क आपको किस एंगल पर मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपकी रेडियस क्या रहे, स्मॉल, मतलब आर क्या रहे, आपकी स्मॉल रहे। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि यदि आप दरवाजे के हैंडल वाले हिस्से पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो चूंकि ये जो सेंटर है यहाँ से आपकी जो रेडियस है वो ज़्यादा है, और इसी रेडियस के ज़्यादा होने के कारण टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, दरवाज़ा खुलना बड़ा आसान होगा। इसलिए दरवाजे की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी और उसको हैंडल के सहारे से आप रोटेट करने का प्रयास करोगे तो वो इजीली और हल्का रोटेट होगा। लेकिन यदि आप दरवाजे के बीच वाले पोर्शन में या कब्जे के और नज़दीक आप जाओगे, वहाँ पर आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर चूंकि टॉर्क आपका कम जनरेट होता है और इसी की वजह से आपका जो है आपको ज़्यादा बल यहाँ पर लगाना पड़ता है। यदि आप थीटा बराबर 0 डिग्री पर आप ले आओ, है ना, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री सीधा सीधा आपका जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज घटक आपका एक्टिव होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और ये जो दरवाजा है वो आपका रोटेट नहीं करेगा। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम वेक्टर। आपको ये चीज़ पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रोटेशनल मोशन में आपका जो है L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है। जबकि यदि हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन में हमने लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा था, जो P की वैल्यू होती है वो M इंटू V के बराबर होती है। अब आप ध्यान से देखिए, रोटेशनल मोशन में ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी। जबकि हम लीनियर मोमेंटम में
v को क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये तो केवल टर्म है जो कि अलग अलग टाइप ऑफ आपकी जो मोशन है उसमें ये हम बता रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए लीनियर मोमेंटम में जब हम देखते हैं तो ये चेंज जो होता है लीनियर मोमेंटम, ये किस पर मेनली डिपेंड करेगा, m के ऊपर। यदि किसी वस्तु का मास ज़्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, मतलब उसके पास में जो ताकत होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हम एक ट्रक की बात करें, ट्रक का चूंकि मास अधिक है ना, मास अधिक है, और यदि हम कहें कि इस ट्रक की जो वेलोसिटी है किसी एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी के बराबर है ना, लेकिन ट्रक का चूंकि मास ज़्यादा है तो ट्रक को रोकने के लिए हमको ताकत क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जबकि मोटरसाइकिल को रोकने के लिए हमें ताकत क्या करनी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। तो ये ताकत की मात्रा ही है एक्चुअली में। तो जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम में यदि वेलोसिटी सेम भी रहे दो ऑब्जेक्ट की, लेकिन किस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। सेम चीज़ आप देखिए यहाँ पर रोटेशनल मोशन में L इज इक्वल टू कितना होता है, आई ओमेगा के बराबर। तो रोटेशनल वेलोसिटी यदि दो ऑब्जेक्ट की सेम है तो ऐसी स्थिति में उस ऑब्जेक्ट का लीनियर जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा जिसके लिए I का मान ज़्यादा हो। और I किसको डिनोट करता है, I डिनोट करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। दैट मीन्स यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या हो, ज़्यादा हो, तो L की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसमें ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल है। उसको समझने के लिए पहले ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। जो L बराबर होता है कितना होता है, I इंटू ओमेगा होता है। लेकिन उसके पहले आपको I को भी समझना पड़ेगा, I क्या होता है। तो जैसे हम, आपको पता है कि जो लॉज ऑफ आपके मोशन है उसमें जो पहला जो गति का नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि कोई वस्तु स्टेबल स्टेट में है तो वह स्टेबल ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और ये जो पहला वाला आपका न्यूटन का गति का नियम है वो किसको डिफाइन करता है, जड़त्व को डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो रोटेशनल मोशन में हम उसे जड़त्व कहते हैं, जबकि हम लीनियर मोशन में हम उसको जड़त्व कहते हैं, जबकि रोटेशनल मोशन में हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से, और इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी वस्तु, जब वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम उसको कहते हैं जड़त्व, और सेम उसी चीज को रोटेशनल मोशन में हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और आई बराबर कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। यदि कोई एक बॉडी है जो कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है और उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन हम ये मान लें, तो ऐसी स्थिति में जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, उससे जो इसकी डिस्टेंस होगी आर, और इस पूरी बॉडी का जो मास होगा कैपिटल एम, तो यहां से क्या निकल करके आएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा एम आर स्क्वायर। अब आप हमें ये बताइए कि यदि जो आपकी रेडियस है आर, रेडियस आर की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, आई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इस केस में आप देखिए, ये जो जब स्केटर अपने दोनों हाथों को फैलाती है तो ऐसी स्थिति में जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि हम इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन कहें तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जब रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, अब आप हमें बताइए, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, हो जाएगा एल बाय ओमेगा। अब एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी ओमेगा की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में ओमेगा आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। सेम यदि हम क्या करें कि, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, कम जनरेट होगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, कम जनरेट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है आपकी, कम है ना। आई की वैल्यू क्या है आपकी, कम है। यदि हम इस परिस्थिति की बात करें, यहाँ पर आप देखिए रेडियस की वैल्यू क्या है, कम है। रेडियस की वैल्यू कम है तो इससे आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब आई ज़्यादा होगा तो आपकी जो आई आपका कम होगा, आई आपका कम होगा, क्योंकि रेडियस क्या है, कम है ना। तो आई की वैल्यू यदि कम होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो तभी आप देखते हो कि जब स्केटर अपने दोनों हाथों को सिकोड़ती है तो ऐसी स्थिति में उसके रोटेशन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब हाथों को फैलाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी रोटेशन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको क्या है, अच्छे से समझना है। और जब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है तो ऐसी स्थिति में आपका जो है
यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपका होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ स्पिनिंग टॉप विच वी कॉल अ लट्टू, है ना। तो इसको लट्टू के एग्जाम्पल के माध्यम से और अपन समझते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हैव यू एवर नोटेड व्हाई स्पिनिंग टॉप डज नॉट फॉल इवन दो इट्स बैलेंस्ड ऑन अ टाइनी पॉइंट? आपने कभी ये गौर किया है कि जो आपका लट्टू होता है वो एक टाइनी पॉइंट पर आपका रोटेट करता है और सीधा सीधा आपका रोटेट करता है, लेकिन आपका जो है वो कभी भी गिरता नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? इसके पीछे फिजिक्स है, और इसके पीछे जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको पता है कि व्हेन इट स्पिन्स फास्ट इट गेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब भी आपका लट्टू जो है वो तेजी से रोटेट करेगा तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो बहुत बड़ी मात्रा में लगेगा और ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लगेगा। एंगुलर मोमेंटम की दिशा को निर्धारित करने के लिए एक दाहिने हाथ का आपका नियम दिया जाता है। उस दाहिने हाथ के नियम में क्या बताया जाता है कि यदि आप उंगलियों को रोटेट करेंगे, यदि आप उंगलियों को रोटेट करेंगे तो उंगलियों के रोटेशन की दिशा यदि ये है तो आपका जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो आपके एंगुलर मोमेंटम की दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एंगुलर मोमेंटम की दिशा को दिखाएगा। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एंगुलर मोमेंटम की जो दिशा है वो अंगूठे की दिशा में होगी, है ना। और जो आपका रोटेशन है वो इस तरीके से आपका होगा। तो यदि ये लट्टू आपका घूम रहा है तो इसके रोटेशन की दिशा इस तरीके की होगी, और जो इसका टॉप वाला जो शीर्ष वाला हिस्सा है इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी दिशा में क्या होगा? आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। अब ये जो लट्टू रोटेट करता है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 है ना। 3 तरीके से इसकी रोटेशन आपकी हो सकती है, और ये रोटेशन किस रूल के माध्यम से आपकी संचालित होती है? तो एल बराबर आई ओमेगा के माध्यम से। एल बराबर आई ओमेगा के माध्यम से। और इसके लिए जो 3 एंगल्स इसमें बनते हैं उन एंगल्स से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जो 3 एंगल्स हैं उन एंगल्स को हम कहते हैं आइलर एंगल्स, जिसमें एक कहलाता है आपका फाई, दूसरा कहलाता है थीटा, और तीसरा जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम साई। तो ये 3 एंगल आपके बनते हैं। ये जो आपका फर्स्ट वाला एंगल है जिसको हम फाई कहते हैं इसको बोलते हैं प्रिसीजन एंगल। जो दूसरा एंगल होता है थीटा जिसको हम बोलते हैं न्यूटेशन एंगल, और जो आपका तीसरा एंगल होता है साई इसको बोलते हैं हम स्पिन एंगल। प्रिसीजन से तो आपका एक ना एक प्रश्न बनता ही है ना। एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो आपके प्रिसीजन एंगल है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो वो वैल्यू आप याद रखिएगा। वो वैल्यू होती है प्रिसीजन पॉइंट इज इक्वल टू आपका mgr अपॉन I3 इंटू ओमेगा 3। तो ये वैल्यू आपकी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। 3 प्रकार की गतियों को हम देखते हैं कि आखिर जो है ये 3 प्रकार की गतियां किस तरीके से होती हैं। और आपको हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जब लट्टू आपका रोटेट करता है तो यदि वो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है तो वो आपको बिल्कुल सीधा प्रतीत होगा, है ना, बिल्कुल भी लड़खड़ाएगा नहीं, और ऐसा लग रहा है कि वो लट्टू क्या है आपका स्लीप कर रहा है ना, स्लीप कर रहा है। और जब लट्टू इस अवस्था में होता है तो उस पर कोई भी टॉर्क एक्टिव नहीं होता है। आपको एक चीज़ पता है कि जब यहाँ पर हम समझते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को समझ लेना थोड़ा अच्छा रहता है इसमें, क्योंकि इससे बार बार आपके क्वेश्चन बने हैं। देखिए, जैसे यदि आपका एक ये लट्टू है ना, इसकी जो नोक है, आपको पता है कि इस लट्टू में जो एंगुलर मोमेंटम की दिशा होगी वो क्या होगी? एल ये होगी, है ना। रोटेशन की दिशा क्या होगी? ये होगी, ठीक है। यदि ये तेजी से रोटेट कर रहा है तो ये हमें कैसा प्रतीत होता है? एकदम स्लीप, स्लीप, है ना। और आपको हमने ये भी बताया था कि कोई भी चीज रोटेट करती है तो उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू जितनी अधिक होगी उस वस्तु की जो ट्विस्ट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। यदि टॉर्क की वैल्यू कम होगी तो उस वस्तु की ट्विस्ट भी क्या होगी? कम होगी। अब जब इस पोजीशन में, स्लीप वाली पोजीशन में, जो टॉर्क की वैल्यू रहती है वो रहती है 0, है ना, क्योंकि ग्रेविटी का कोई भी टॉर्क इस पर काम नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि एक तो इसमें एंगुलर मोमेंटम के कारण, टॉर्क के कारण एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है इसमें स्लीपिंग पोर्शन में? 0 है। और दूसरा एक बल और इसमें लग रहा है जो कि ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा। यदि इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है ना, तो लट्टू जो है वो तिरछा हो जाता है, इस तरीके से रोटेट करता है। और जब लट्टू आपका तिरछा होता है तो ऐसी स्थिति में वो जो अपना टॉप है वो अपने सिर को क्या करता रहता है? घुमा रहा रहता है ना। ये अपने सिर को क्या करता है? घुमाता है, ठीक है।
ये अपने सिर को क्या करता है, घुमाता है, और घुमाने के कारण इसका जो टॉप पोर्शन, यदि हम यहाँ पर एक लेजर लाइट लगा दें तो एक सर्कल टाइप का आपका बनेगा, सर्कल टाइप का बनेगा। इस सर्कल को ही हम कहते हैं प्रेसीजन, इस सर्कल को ही हम क्या कहते हैं, प्रसरण या प्रेसीजन। और यहाँ से हमेशा जो है एमपी सेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपका सर्कल बनता है, जो एंगल आपका बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसीजन एंगल कहते हैं। और इस स्थिति में जो आपकी पृथ्वी है वो टॉर्क लगाती है, और टॉर्क के कारण ही आपका क्या होता है, ये जो लट्टू है इसकी दिशा बदल जाती है। लट्टू गिरता नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसकी दिशा बदल जाती है ना, इसको धक्का लगता है। फिर जब आप देखते हो कि स्पिन बिल्कुल कम हो जाती है ना, तो एल आपका क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में लट्टू गिर जाता है, जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये 3 एंगल आपको ध्यान में रखने हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिन एंगल। तो ये 3 एंगल आपको ध्यान में रखना है, इनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो जब ये लट्टू आपका तिरछा होता है, तो वो कब क्यों तिरछा होता है, क्योंकि उस पर जो आपकी पृथ्वी है उसके द्वारा जो टॉर्क है वो लगने लगता है ना, इसके चलते ये तिरछा होता है, हल्का सा इसको धक्का लगता है, और इसी दौरान ये अपने सिर को घुमाता है, और सिर को घुमाने के दौरान जो ऊपर एक सर्कल आपका बनता है, इसी को बोलते हैं प्रेसीजन। और प्रेसीजन निकालने के लिए कौन सा एंगल आपका इस्तेमाल में होता है, प्रेसीजन एंगल, है ना, फाई। तो ये आपको ध्यान में रखना। और तीसरा जो आपका एंगल है, जिसको हम साई एंगल बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये स्पिन एंगल है ना, स्पिन एंगल है। और यही एक्चुअली में उस लट्टू की जो जेड अक्ष के परिता जो शुद्ध घूर्णन गति है, वो आपकी इसी के द्वारा मापी जाएगी। तो एंगल ऑफ स्पिन इसको हम कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको इस नज़रिए से देखें कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन की यदि हम बात करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी, है ना। 3 तरीके से इसमें रोटेशन आपका हो रहा है ना, 3 तरीके से रोटेशन एंगल बन रहा है। और यदि हम 2 बॉडीज की बात करें, 2 सिस्टम्स की बात करें, जिसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 3 एंगल बन रहे हैं, फाई, थीटा और आपका साई, है ना, और ये रोटेशन वाली फेज है। और यदि हम दूसरा फेज की बात करें तो वो आपकी स्टेबल फेज है। इसी तरीके से हम पृथ्वी की गति को भी समझ सकते हैं। पृथ्वी में आप देखिए, और पृथ्वी भी आपको पता है कि अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है वो अक्ष पर झुकी हुई है, और जब ये रोटेट करती है तो रोटेशन के दौरान इसमें भी ठीक उसी तरीके से प्रेसीजन, न्यूटेशन और स्पिन होता है। और इसके प्रेसीजन के कारण अभी हम देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो पोलरिस पर है, और ये पूरा का पूरा जो प्रेसीजन का साइकिल है वो 2600 सालों तक आपका चलता है। और भविष्य में ये जो पृथ्वी है 13,000 साल बाद जो है आपकी वेगा पर होगी। और ये आपकी, जिस तरीके से आप यदि लट्टू के ऊपर एक लेजर लाइट लगा दें तो एक पूरा ऊपर का जो टॉप है उसकी जो रोटेशन, उसका जो सर्कल बनता है, ठीक इसी तरीके से सर्कल जो है आपका पृथ्वी का भी बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे एग्जाम का प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रेसीजन होगा वो लट्टू का सिर गोल गोल घूमना, न्यूटेशन क्या कहलाएगा, लट्टू का गिरना या उठना, उसका झुकाव जो है, और स्पिन क्या होगा, लट्टू का अपनी धुरी पर तेजी से घूमना। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके, उदाहरण ऐसे हमने डिस्कस किए हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका बना है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, टॉर्क को, जो कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत लगती है। आपको पता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है। और सेंट्रल फोर्स फील्ड में, सेंट्रल फोर्स फील्ड में यदि आप देखोगे तो जो एफ की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, एफ आर इंटू आर कैप होगी। आपको पता है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में जो उसके एग्जाम्पल होते हैं इस फोर्स के, वो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम अभिकेंद्रीय बल की बात करें, अभिकेंद्रीय बल में कोई वस्तु यदि किसी वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो सेंटर के द्वारा उस पर एक अट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स में जो आपका बल लगता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट मीन्स एफ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स ये जो रिलेशन आपका निकलता है फोर्स का, वो निकलता है एफ इंटू एफ आर, और आर कैप की जो वैल्यू होती है, आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर बाय आर के बराबर। तो ये आर में और एफ में क्या होता है, इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। तो यदि आप इसको देखिए, टॉर्क बराबर हम क्या लिख देते हैं, आर क्रॉस एफ लिख देते हैं। यहाँ पर आर कैप की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये निकल करके आएगा टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ आर इंटू आर वेक्टर बाय आर। यहाँ से आप देखोगे तो ये निकलेगा, है ना, आर क्रॉस इंटू आर। और आपको पता है कि जब हम गुणनफल करते हैं तो सदिश का हमेशा सदिश के साथ में ही गुणनफल करेंगे। सदिश का सदिश के साथ में गुणनफल करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, 0 आएगी। और ये जो टॉर्क की वैल्यू है, फिर यहाँ से क्या निकल आएगी, ये भी 0 निकल आएगी। तो
इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंतर्गत गति करता है तो उसका जो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक इसी तरीके से हमने आपको बताया कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ना, उसके चेंज होने की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, टॉर्क पर डिपेंड करती है। यदि टॉर्क की वैल्यू क्या हो, 0 हो, है ना। जैसे हम लट्टू की बात करें, है ना, लट्टू की बात करें तो लट्टू में यदि टॉर्क 0 लग रहा है ना, ग्रेविटी के द्वारा जो टॉर्क 0 लगाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लट्टू का एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, है ना। और इसके मान 0 के बराबर होगा तो एल कैसा होगा, एल का कंजर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। रिलेशन विथ मोमेंट ऑफ एनर्जी है, तो फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी, अपन डिस्कस कर चुके हैं। और यहीं से आपकी एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलता है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकलता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2I, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो यहीं से आपकी जो है v की वैल्यू यदि आप पुट करोगे, है ना, तो यहाँ से ही आपका निकला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर L²/2I। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और कोणीय संवेग का बलागुण से संबंध अपन देख चुके हैं, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन भी आपको पता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम से जो क्वेश्चन बनते हैं हमने उनको डिस्कस अभी किया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बने हैं, है ना, और केवल क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं बनते, क्वांटम मैकेनिक्स से भी बनते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी जो आपकी कम्यूटेशन रिलेशन है वहाँ से एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए L² और Lz के मान और क्वांटम नंबर का जो है उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पाउली मैट्रिक्स और इलेक्ट्रॉन का स्पिन, और यहाँ पर आप देखोगे तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो टर्म सिंबल है और जो कपलिंग है, LS कपलिंग, JJ कपलिंग, यहाँ से भी एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से ये पूरा कवर नहीं होगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कवर करेंगे अपन, है ना, जिसमें अपन क्वांटम मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में। और आपका जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जो एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये एंगुलर मोमेंटम का, एक बार आप कवर कर लोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी, है ना, और आप बहुत सारे नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।